नमस्कार दोस्तों, CDS2 2022 के क्वेश्चंस डिस्कस कर रहे हैं हम लोग साइंस के। काफ़ी सारे क्वेश्चंस हमने किए थे लास्ट के लेक्चर में, अब आगे के क्वेश्चंस करेंगे। ये सारा मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। बायोलॉजी के कुछ क्वेश्चंस बचे हुए हैं और फिजिक्स केमिस्ट्री के भी कुछ क्वेश्चंस थे। तो 60th नंबर तक हो गया था। मैं आपको सभी सवालों का सोर्स भी बताता हुआ चल रहा था जिन जिन क्वेश्चंस में NCERT से लिया गया। 61st नंबर का क्वेश्चन देखिए, सेट ए के अकॉर्डिंग है। आपसे पूछा जा रहा है पेशेंट एब्डोमेन यानी एलिमेंट्री कैनाल कैन बी एग्जामिन बाय एक्सरे आफ्टर एडमिनिस्ट्रेटिंग विच वन ऑफ द फॉलोइंग मेटल साल्ट इन द पेशेंट मील। यानी पेशेंट के भोजन में किस मेटल साल्ट को डिटेक्ट करने के बाद जो पेशेंट का एब्डोमेन है यानी जो उनके एलिमेंट्री कैनाल है उसे एग्जामिन किया जाएगा। तो ये फैक्चुअल क्वेश्चन है, अगर आपको पता है तो आप इसे आंसर कर सकते हैं। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए बेरियम सल्फेट है। बेरियम सल्फेट को डिटेक्ट करने के बाद ही एक्सरे का इस्तेमाल किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपसे कहा जा रहा है बायोलॉजिकल टिश्यू जैसे ब्लड हो गई, ऑर्गन हो गई, सीमन हो गई, इन लो टेम्परेचर की जरूरत पड़ती है, तो इन्हें स्टोर करने के लिए क्या इस्तेमाल करते हैं। ये इजी क्वेश्चन है। इसका करेक्ट आंसर है लिक्विड नाइट्रोजन। 11th क्लास की बायोलॉजी में भी आप देख सकते हैं, इसे 9th क्लास की बायोलॉजी में दिया गया है। पॉलन ग्रेन्स वगैरह को स्टोर करने के लिए भी लिक्विड नाइट्रोजन का प्रयोग करते हैं, या कोई ऐसी आर्कियोलॉजिकल चीज़ जिसे काफ़ी लंबे समय तक रखना है तो उसके लिए भी लिक्विड नाइट्रोजन का प्रयोग करते हैं, क्योंकि ये प्रदान करता है लो टेम्परेचर को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये तो लास्ट के लेक्चर में मैंने आपको करवा दिया था, रिएक्शन भी बता दी थी और क्वेश्चन का सोर्स भी NCERT से ही था, एल्यूमिनियम था इसका करेक्ट आंसर। अगला सवाल देखिए, ह्यूमन बॉडी में फैट कहाँ पे स्टोर्ड होता है। ऑप्शन है हमारे पास एडिपोज टिश्यू, रेड ब्लड सेल, मसल टिश्यू या फिर एपिथेलियल टिश्यू। जैसा कि मैंने आपको बताया है, मोस्टली लगभग सारे ही क्वेश्चन 9th 10th के NCERT से ज़्यादा आते हैं साइंस सेक्शन के अंदर। तो साइंस का क्लास 9th के NCERT का चैप्टर 6 टिश्यूज़ देखिए, यहीं पे बताया गया फैट के स्टोरेशन के बारे में कि कहाँ पे फैट को स्टोर किया जाता है। बताया जा रहा है वेयर आर फैट स्टोर्ड इन आवर बॉडी, यानी हमारे बॉडी में फैट्स कहाँ पे स्टोर किए जाते हैं। तो फैट स्टोरिंग एडिपोज टिश्यू इज फाउंड बिलो द स्किन एंड बिटवीन द इंटरनल ऑर्गन्स, यानी स्किन के नीचे और इंटरनल ऑर्गन्स के बीच में एडिपोज टिश्यू पाया जाता है, और इसी एडिपोज टिश्यू में हमारे ह्यूमन बॉडी का फैट स्टोर किया जाता है। द सेल्स ऑफ दिस टिश्यू आर फिल्ड विथ फैट ग्लोब्यूल्स। अभी जो सेल हैं इस टिश्यू के, किस टिश्यू के, एडिपोज टिश्यू के, उसे ग्लोब्यूल्स, फैट ग्लोब्यूल्स में भरा जाता है, फैट ग्लोब्यूल्स के साथ भरा जाता है। और स्टोरेज ऑफ फैट्स ऑल्सो लेट इट एक्ट एज एन इंसुलेटर, इंसुलेटर के जैसा ये एक्ट करने में मदद करता है फैट की स्टोरेज। अगर आपने NCERTs वगैरह पढ़ा है तो इन क्वेश्चंस को आप आसानी से आंसर कर सकते हैं। करेक्ट आंसर क्या है, ऑप्शन ए एडिपोज टिश्यू में फैट स्टोर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 70th नंबर का, मेम्ब्रेन यानी सेल मेम्ब्रेन का फीचर पूछा जा रहा है। तो ये एक बायलेयर होता है फॉस्फोलिपिड मॉलिक्यूल का, जिसमें प्रोटीन और कोलेस्ट्रॉल एम्बेडेड होते हैं। अगेन आप पढ़ सकते हैं NCERT में ही 11th बायोलॉजी में, 8th बायोलॉजी में भी दिया हुआ है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन एक लिपिड बायलेयर है जो कि सराउंड करता है सेल से, जिसमें ग्लोब्यूलर प्रोटीन्स एम्बेडेड होते हैं। इसके अलावा आगे देख सकते हैं कोलेस्ट्रॉल वगैरह की भी बात की गई है। फॉस्फोलिड के बारे में बताया गया है कि फॉस्फोलिड क्या होता है, कंपोज होता है हाइड्रोफिलिक हेड से, जो कि फेस करता है एक्सटीरियर एंड लॉन्ग हाइड्रोफोबिक टेल को हाइड्रोकार्बन चेन्स ऑफ प्रोटीन में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपसे पूछा जा रहा है कि किस एलिमेंट्री कैनाल की, किस आहार नाल की जो लंबाई है वो सबसे ज़्यादा होती है। तो इजी क्वेश्चन है, आपको पता होगा कि छोटी आंत की लंबाई ज़्यादा होती है बड़ी आंत के मुकाबले। करेक्ट आंसर क्या है, ऑप्शन बी स्मॉल इंटेस्टाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक किसी हाइट से किसी ऑब्जेक्ट को ड्रॉप किया जा रहा है फ्लोर में, तो पूछा जा रहा है कि कौन सी चीज़ यहाँ पे यूनिफॉर्म रहेगी यानी नहीं बदलेगी फॉल होने के दौरान भी। तो अगर कोई चीज़ हाइट से गिराई जा रही है तो क्या क्या चेंज होगा। सबसे पहले तो हमें पता है वेलोसिटी चेंज होगी। चलिए बारी बारी से चेक करते हैं। सबसे पहले मोमेंटम चेक करते हैं। तो मोमेंटम क्या होता है, P = mv। मास तो हर जगह पे सेम रहती है, कॉन्स्टेंट रहती है, लेकिन वेलोसिटी चेंज करेगी, वेरी करेगी, क्योंकि यहाँ से ऊपर से नीचे गिराया जा रहा है, तो पूरी की मोमेंटम भी चेंज हो जाएगी। काइनेटिक एनर्जी देखते हैं, अगेन ½ mv²। हमें पता है कि कोई चीज़ ऊपर से नीचे ड्रॉप की जा रही है तो इसकी वेलोसिटी चेंज करेगी, तो ½ mv²। अगेन यहाँ पे वेलोसिटी है तो काइनेटिक एनर्जी भी चेंज होगी। पोटेंशियल एनर्जी की बात करते हैं। पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, मास इंटू ग्रेविटी इंटू हाइट। हमें पता है किसी चीज़ को हम लोग फॉल कर रहे हैं तो उसकी हाइट बदलती जा रही है, चेंज होती जा रही है विथ रेस्पेक्ट टू अर्थ, तो ये भी चेंज होगी। तो करेक्ट आंसर हमारा सिर्फ एक ही ऑप्शन बचता है, एक्सेलरेशन। ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट होगा। तो ये सब क्वेश्चन आपको रटने नहीं होते, एलिमिनेशन वगैरह करके आप इसे आसानी से निकाल सकते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एग्जामिनर का फेवरेट क्वेश्चन आप इसे कह सकते हैं। अगर आपको याद हो तो जिस दिन ये एग्ज़ाम हुआ यानी कल, तो CISF का जो क्वेश्चन था, CISF जब मैं डिस्कस कर रहा था 2022 वाला क्वेश्चन, उस टाइम पे मैंने आपको बताया था कि इस तरह के क्वेश्चन बनते हैं जब आपको बोल दिया जाता है कि ऑब्जेक्ट को फोकस और ट्वाइस फोकस के बीच रख रहे हैं, जब ऑब्जेक्ट को फोकस पे रख रहे हैं, जब ऑब्जेक्ट को ट्वाइस फोकस पे रख रहे हैं, और फिर कहाँ पे हमारी इमेजेस बन रही हैं। तो इस क्वेश्चन में देखिए क्या पूछा जा रहा है, आपको कहा जा रहा है कि कॉन्वेक्स लेंस के फोकस में ऑब्जेक्ट को रख रहे हैं तो इमेज कहाँ बनेगी। तो आइए आज मैं आपको सारे इमेजेस क्लियर कर देता हूँ। सो ये लाइट वाला चैप्टर है, NCERT का सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है, आपको पता होगा बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। लेंदी चैप्टर है बट बहुत सारे टॉपिक्स और कंसेप्ट इसमें कवर्ड है। चैप्टर का नाम है लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। देखिए मैंने आपको बताया लेंस से, मिरर से, और जो यहाँ पे फिनोमिनाज होते हैं जैसे आपकी रिफ्रैक्शन हो गई, रिफ्लेक्शन हो गई, इन सब से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं। आप कह सकते हैं 25 to 50% वेटेज इन्हीं चैप्टर्स और टॉपिक्स का रहता है। सो इसी फिगर के बारे में हमसे पूछा गया है। देखिए फोकस में रखा जा रहा है ऑब्जेक्ट को, तो इमेज कहाँ पे बनेगी, इन्फिनिटी में जा करके, यानी ये मिल ही नहीं रही तो ये कहाँ पे बनेगी, इन्फिनिटी पे। इसे ड्रॉ करना बहुत आसान है। देखिए सबसे पहले ये ऑब्जेक्ट होती है, फिर ये परपेंडिकुलर करती है और फिर इस तरह से बीच सेंटर से होकर के जाती है। इसे मैं किसी एक वीडियो में अलग से सारे के सारे इमेजेस को एक्सप्लेन करूँगा एक साथ। बाकी भी आप देख सकते हैं कि देखिए यहाँ पे ऑब्जेक्ट है तो कहाँ कहाँ पे पोजीशन बनेगी। ये अगर आप एक बार इसे ग्राफ से बना करके ड्रॉ करके सीख लेंगे तो ये काफ़ी सरल होता है। सो हमने देखा कि ये कहाँ पे बनेगी, इन्फिनिटी पे। और CISF वाले क्वेश्चन आपसे पूछा गया था जब आप ट्वाइस फोकस में रखेंगे तो कहाँ बनेगी, उसका नेचर पूछा गया था कि किस तरह के नेचर की बनेगी, ऑपोजिट होगी या क्या होगी। उसे मैंने बहुत डिटेल में डिस्कस किया है। CISF की साइंस एनालिसिस वाली वीडियो देखिए। मैंने आपको बताया साइंस में बहुत सारे कॉन्सेप्ट रिपीट होते हैं, तो आपको PYQs आपके लिए मस्ट है, मस्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वेरी हाई कॉस्ट बेनिफिट रेशियो अगर आप अच्छे से PYQs को कर लेते हैं तो। अगला सवाल देखिए, आपको कहा जा रहा है कॉन्वेक्स लेंस के अपेर्चर के बारे में कौन सी बात यहाँ पे करेक्ट है। अब पहला कहा गया है ये कर्वेचर के रेडियस के इक्वल होता है, दूसरा कहा गया है फोकल लेंथ के इक्वल होता है, तीसरा कहा जा रहा है ये रेडियस ऑफ कर्वेचर के इंडिपेंडेंट होता है, और चौथा कहा जा रहा है कि ये फोकल लेंथ के हाफ के इक्वल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है। आपको कहा जा रहा है कॉन्वेक्स लेंस के अपेर्चर के बारे में कौन सी बात सही है। तो ये हमने ऑप्शंस देखा। अब देखिए इस क्वेश्चन में क्या है, इस क्वेश्चन में अगर हम लोग बात करें अपेर्चर की, सो इसी लेंस वाले चैप्टर में देखिए बताया गया द डायमीटर ऑफ द रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ अ स्फेरिकल मिरर इज कॉल्ड इट्स अपेर्चर। यानी बताया जा रहा है कि जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस का डायमीटर होगा वो इसका अपेर्चर कहलाएगा। और फिगर में भी दिखाया गया जो MN है वो रिप्रेजेंट कर रहा है अपेर्चर को। तो इस वाले MN की बात की गई है, यहाँ पे आप देख सकते हैं इसे। तो अब देखिए अपेर्चर क्या होता है, अपेर्चर वो एरिया होता है जहाँ पे रिफ्रैक्टिंग प्रोसेस हमें देखने को मिलेगा। सिंपल से एक लाइन की बात है, जो एरिया में हमें प्रोसेसेस होगी, यहाँ पे रे रिफ्लेक्ट करेगी या रिफ्रैक्ट करेगी, तो वो वाली पोजीशन, वो वाला एरिया कहलाता है अपेर्चर। तो आप देख सकते हैं ये क्या फोकल लेंथ के इक्वल है, नहीं, फोकल लेंथ से कोई रिलेशन नहीं है। आप देख सकते हैं क्या ये रेडियस के इक्वल है, नहीं। हालांकि आप कह सकते हैं कि ये डायमीटर के साइज के इक्वल है, बट दोनों अलग अलग बातें हैं। तो अगर आप बस लॉजिकली सोचते हैं, आपको अगर ये पता होता कि ये MN वाला जो पोजीशन होता है ये कहलाता अपेर्चर, तो ये कभी भी रेडियस के इक्वल नहीं आ सकता, ये कभी भी फोकल लेंथ के इक्वल नहीं आ सकता, ना ही ये फोकल लेंथ के हाफ के इक्वल आ सकता है। तो यहाँ पे सबसे अप्रोप्रिएट ऑप्शन बनता है ऑप्शन C कि ये रेडियस ऑफ कर्वेचर के इंडिपेंडेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एनामोलस एक्सपेंशन ऑफ वाटर पे आया है। आपको कहा जा रहा है जब हम वाटर को हीट करते हैं 0 डिग्री सेल्सियस से 4 डिग्री सेल्सियस तक, तो डेंसिटी क्या होती है। हमें पता है कि नॉर्मली जब हम लोग लिक्विड को हीट करते हैं तो वो क्या करती है, एक्सपेंड करती है, राइट। एक्सपेंड करने से उसका वॉल्यूम क्या होता है, बढ़ता है, डेंसिटी क्या होती है, घटती है। लेकिन वाटर के केस में थोड़ा उल्टा होता है, 0 डिग्री से 4 डिग्री सेल्सियस, यानी यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ पे हम लोग गर्म कर रहे हैं पानी को 4 डिग्री सेल्सियस तक। तो गर्म करने पर पानी क्या होनी चाहिए, एक्सपेंड होनी चाहिए, उसकी डेंसिटी घटनी चाहिए। लेकिन यहाँ पे जो वाटर के केस में उल्टा होता है, हमने ये पढ़ा हुआ है, अभी मैं आपको ये एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो यहाँ पे ये घटने की बजाय क्या करेगी, बढ़ेगी। सो अगेन फिजिक्स के NCERT में हम लोग आ चुके हैं। देखिए क्या बताया जा रहा है, वाटर जो है एनामोलस बिहेवियर को शो करती है। एनामोलस बिहेवियर का मतलब समथिंग विच इज नॉट नॉर्मल,
एबनॉर्मल बिहेवियर, असामान्य बिहेवियर को शो करती है। कैसे? देखिए 0 डिग्री से 4 डिग्री सेल्सियस तक ये कॉन्ट्रैक्ट करती है। कॉन्ट्रैक्ट का मतलब देखिए कायदे से अगर आप किसी चीज़ को गर्म कर रहे हैं तो उसकी जो एक्सपेंशन है वो एक्सपेंड करनी चाहिए, लेकिन यहाँ पे उल्टा होता है, ये कॉन्ट्रैक्ट करती है। और यही खास बात है वाटर की। अब ये बहुत ही प्लस पॉइंट है अगर आप नेचर के पर्सपेक्टिव से देखें तो। अभी हम लोग इस एग्जाम्पल को भी देखेंगे। यानी इसका क्या मतलब है? द वॉल्यूम ऑफ अ गिवन अमाउंट ऑफ वाटर डिक्रीजेज एज इट कूल्ड फ्रॉम रूम टेम्परेचर। जब ये रूम टेम्परेचर के मुकाबले कूल करती है तो वॉल्यूम क्या होगी इसकी? डिक्रीज करेगी, जब तक कि टेम्परेचर 4 डिग्री सेल्सियस ना पहुंच जाए। जैसे ही 4 डिग्री सेल्सियस पहुंचेगी, यहाँ पे आप पढ़ सकते हैं, वॉल्यूम इंक्रीज कर जाएगी और जो डेंसिटी है वो डिक्रीज कर जाएगी। यानी वाटर का मैक्सिमम डेंसिटी कहाँ पे देखने को मिलेगा? 4 डिग्री सेल्सियस में। सो इसे मैं एग्जांपल से आपको समझाता हूँ क्योंकि बहुत लोग इसमें कंफ्यूज होते हैं। मान लीजिए पानी का जो टेम्परेचर है वो 12 डिग्री सेल्सियस है, इसे आप गर्म कर रहे हो, गर्म करते करते 4 डिग्री सेल्सियस तक आप इसे ले आए, तो अब ये क्या हुआ? इतने में ये कॉन्ट्रैक्ट हुआ या एक्सपेंड हुआ? यानी ये पानी की जो वॉल्यूम है वो घटी या फिर बढ़ी। वॉल्यूम का मतलब समझते हैं ना, जो एरिया ऑक्यूपाई किए हुए रहती है। तो अगर आप इसे ठंडा कर रहे हैं तो क्या करेगी? कॉन्ट्रैक्ट करेगी, लेकिन 4 डिग्री सेल्सियस तक ही। अगर 4 डिग्री सेल्सियस से आप ज़्यादा ठंडा करोगे 0 डिग्री सेल्सियस तक, तो अब की बारी ये कॉन्ट्रैक्ट करने की बजाय एक्सपेंड करेगी। और यही है एनोमोलस प्रॉपर्टी, जो कि बाकी लिक्विड के केस में गलत है लेकिन वाटर के केस में सिर्फ ट्रू है। इसका इन्वायरमेंटल पर्सपेक्टिव आप देख सकते हैं। क्या होता है? लेक कूल्स होती है 4 डिग्री सेल्सियस तक, तो उससे क्या करती है? डेंसर होती है और सिंक कर जाती है। लेकिन जो वार्मर और लेस डेंस वाटर है वो क्या करने लगती है? राइज करने लगती है। इससे क्या होता है? एक बार जब कोल्डर वाटर टॉप में पहुंच जाती है, टेम्परेचर बिलो 4 डिग्री सेल्सियस, इट बिकम लेस डेंस एंड रिमेन्स एट द सरफेस। उसके बाद ये सरफेस में रहने लगती है जब ये फ्रीज करती है। तो इसका सिंपल सा पर्सपेक्टिव ये है, इसे मैं आपको एग्जाम्पल समझाता हूँ। सो ये देखिए, जो मछलियां हैं वो नीचे रह जाती हैं और ऊपर में बर्फ़ की चादर बन जाती हैं इसी एनोमोलस बिहेवियर के कारण। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा डेंसिटी किस में होगी? 4 डिग्री सेल्सियस में। और घटेगी कब? 4 डिग्री सेल्सियस से ऊपर जाने पर या नीचे जाने पर? सो हमने यहाँ पे क्या देखा कि 0 डिग्री सेल्सियस से 4 डिग्री सेल्सियस, यानी टेम्परेचर बढ़ाने पर भी यहाँ पर डेंसिटी घटने की बजाय क्या कर रही है? बढ़ रही है। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी, इंक्रीजेज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट द अर्थ सरफेस डिपेंड्स अपॉन। यानी जो छोटे जी की वैल्यू है वो किस चीज़ पे डिपेंड करेगी? तो फॉर्मूला आपको पता होगा, Gm1m2/r²। सिर्फ आप m भी ले सकते हैं क्योंकि यहाँ पे बताया जा रहा है अर्थ सरफेस में रखना। तो क्या ये m पे डिपेंड करेगी? ऑफ कोर्स मास पे डिपेंड करेगी। आप मास अगर बढ़ा देंगे तो ग्रेविटी भी बढ़ जाएगी। क्या रेडियस पे डिपेंड करेगी? हाँ, ऑफ कोर्स रेडियस अगर आप बढ़ा देंगे तो यहाँ पे जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है वो घट जाएगी। इवन अगर आप 2 गुनी बढ़ाएंगे तो यहाँ पे 4 गुनी घटेगी। क्यों? क्योंकि r का स्क्वायर है। और इसके अलावा अर्थ की डेंसिटी पे भी डिपेंड करेगी। ओके, तो यहाँ पे मास और रेडियस दोनों पे ही डिपेंड करेगी। करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन सी। इस तरह क्वेश्चन फॉर्मूला से करने, अगर आपको फॉर्मूला आते हैं तो आप आसानी से कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्लांट सेल के बारे में पूछा गया था कि प्लांट सेल क्या होते हैं। तो देखिए प्लांट सेल के न्यूक्लियस और क्लोरोप्लास्ट के बारे में कहा गया था। तो देखिए दोनों ही अपने अपने मेम्ब्रेन से घिरे होते हैं। न्यूक्लियस का अलग मेम्ब्रेन होता है, क्लोरोप्लास्ट अलग मेम्ब्रेन से सराउंड होता है। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे ऑप्शन बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, स्टार्च और ग्लाइकोजन के बारे में पूछा हुआ है। तो स्टार्च हमें पता है प्लांट सेल के अंदर होता है, ग्लाइकोजन एनिमल सेल में प्रेजेंट होता है। करेक्ट आंसर यहाँ पे ऑप्शन सी होगा। अगेन ये बायोलॉजी की बुक में आप देख सकते हैं, सेल्स चैप्टर में काफ़ी क्लियरली ये दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फोटोसिंथेसिस पे एक आसान सवाल आया है। आसान मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि ऑप्शन यहाँ पे इजी है। आपको कहा जा रहा है लाइट एनर्जी इज डायरेक्टली कन्वर्टेड टू काइनेटिक एनर्जी। ऐसी कोई काइनेटिक एनर्जी की बात नहीं की जाती, तो पहला गलत है। लाइट एनर्जी इज डायरेक्टली कन्वर्टेड टू केमिकल एनर्जी, डायरेक्टली कन्वर्ट नहीं होता। तीसरा देख सकते हैं, क्लोरोफिल ऑब्जर्व करती है केमिकल एनर्जी को। केमिकल एनर्जी की बात कहाँ से आएगी? लाइट एनर्जी को क्लोरोफिल ऑब्जर्व करेगी। हम सबको पता है क्लोरोफिल जो कि हरे पत्तों में होता है वो लाइट एनर्जी को, सनलाइट से आने वाली लाइट एनर्जी को ऑब्जर्व करती है। उसके बाद वाटर मॉलिक्यूल्स स्प्लिट करती है और जिससे कार्बन डाइऑक्साइड रिड्यूस होता है। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे ऑप्शन डी होगा। सो 8th क्लास में न्यूट्रिशन इन प्लांट चैप्टर में आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं। ये ऑलरेडी मैंने बहुत बार डिस्कस भी किया। फोटोसिंथेसिस से अक्सर ही क्वेश्चन बनते हैं कि जो ग्रीन पिगमेंट होता है पत्तों में, जो कि क्लोरोफिल कहलाता है, वो लाइट को कैप्चर करता है और इस एनर्जी का प्रयोग किया जाता है सिंथेसाइज करने में फूड को फ्रॉम कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। तो हमने देखा यहाँ पे स्प्लिटिंग होती है। अब जो सिंथेसिस होती है फूड की वो सनलाइट के प्रेजेंस में होती है, इसलिए इसे फोटोसिंथेसिस कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वासियोरकर के बारे में पूछा गया है। तो क्वासियोरकर बच्चों में होने वाला एक मेल न्यूट्रिशन है जो कि प्रोटीन, दाल वगैरह की कमी से होता है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन डी है।
अगेन ये इजी क्वेश्चन है, अगर आपने PYQs किया है तो बहुत बार एग्जाम्स के अंदर ये पूछा जाता है कि क्वासियोरकर जो डिजीज़ है वो किस चीज़ की डेफिशिएंसी से होता है, तो प्रोटीन्स की डेफिशिएंसी से होता है। और इसी के चलते जो है वो प्रोटीन्स, बच्चों में प्रोटीन्स को ज़्यादा से ज़्यादा कंज्यूम करने की सलाह दी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगेन ये बहुत ही डिफ़िकल्ट क्वेश्चन होता अगर ऑप्शन इस तरह से ना सेट किए जाते। तो कहा जा रहा है कि कौन सा एंजाइम जो है वो एसिडिक पीएच में अच्छे से वर्क नहीं करता, तो पेप्सिन एंजाइम सबसे बेस्ट वर्क करता है एसिडिक पीएच में। तो पेप्सिन को जो आप एलिमिनेट करोगे एक ही ऑप्शन बचेगा, ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट आंसर है, ट्रिप्सिन एंड अमाइलेज। तो बहुत क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो जिनमें ऑप्शंस के कारण क्वेश्चन इजी या टफ हो जाता है। अगेन ये हर बायो की बुक में कवर्ड है कि पेप्सिन एंजाइम जो है, जहाँ पे भी एंजाइम टॉपिक की बात की गई है, कि वो बेस्ट वे में एसिडिक पीएच में वर्क करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यूरिया इज प्रोड्यूस्ड बाय द मेटाबॉलिज्म ऑफ, तो प्रोटीन मेटाबॉलिज्म के कारण यूरिया प्रोड्यूस होता है और अमीनो एसिड्स के कारण। सो अगेन आप 11th NCERT में पढ़ सकते हैं। और यहाँ पे बताया गया है अमोनिया प्रोड्यूस्ड बाय मेटाबॉलिज्म इज कन्वर्टेड इनटू यूरिया इन लीवर ऑफ दिस एनिमल एंड रिलीज्ड इनटू द ब्लड विच इज़ फिल्टर्ड एंड एक्सक्रीटेड आउट बाय द किडनीज। तो ये हमें पता है कि अमोनिया जो है वो प्रोड्यूस होती है मेटाबॉलिज्म और ये कन्वर्ट की जाती है यूरिया में इन एनिमल्स के द्वारा और ब्लड में रिलीज़ कर दी जाती है और बाद में इसे किडनी के द्वारा फिल्टर कर लिया जाता है। सो यूरिया क्या होती है? इट इज़ अ नेचुरल प्रोडक्ट ऑफ नाइट्रोजन एंड प्रोटीन मेटाबॉलिज्म। ध्यान रखिएगा, नाइट्रोजन और प्रोटीन मेटाबॉलिज्म का एक नेचुरल प्रोडक्ट होता है और ये खास तौर पे पाया जाता है यूरिन और एनिमल वेस्ट में, ये हमें पता है। और दिस इज़ द फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड। हाँ, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखिएगा, ये पहला ऑर्गेनिक कंपाउंड है जिसे आर्टिफिशियली सिंथेसाइज किया गया था और इनऑर्गेनिक स्टार्टिंग मटेरियल्स। ओके, यूरिया और यूरिया कंटेनिंग मिक्सचर आर यूज्ड एज फर्टिलाइजर। फर्टिलाइजर में भी यूरिया का इस्तेमाल करते हैं एग्रीकल्चरल फर्टिलाइजर के रूप में। और इसके बाद एक्सप्लोजिव, मेडिसिन, विस्कोसिटी मॉडिफायर, बहुत जगहों पे इट इज़ यूज्ड एज अ केमिकल इंटरमीडिएट। तो करेक्ट आंसर क्या है फिर इसका? ऑप्शन ए, प्रोटीन। देखिए, कार्बोहाइड्रेट का ये मेटाबॉलिज्म नहीं, सिर्फ प्रोटीन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आयरन की कमी से क्या होता है? हम सबको पता है, एनीमिया होता है आयरन की कमी से। करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए। सो यहाँ पे आए हुए साइंस के सारे क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई हुई। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।